हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ को देखेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। पिंच स्नफ, पिंच मतलब होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है सूंघनी। सूंघनी एक तरह का नशीला वस्तु जिसे सूंघ करके नशा किया जाता है। इसे नशवार भी कहा जाता है। लोग जो है इसका प्रयोग नशे के लिए करते हैं। जैसे एक इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक ये टोबैको का बना हुआ प्रोडक्ट होता है जो कि बिल्कुल पाउडर की तरह होता है और इसका प्रयोग करके जिससे लोग जो है नाक के द्वारा सूंघते हैं और सूंघ करके नशा करते हैं। एक्चुअली हवा के माध्यम से ये हमारे फेफड़े में जो है वो पहुंचता है और वहां बहुत जल्दी ब्लड से मिल जाता है, जिस कारण से नशा बहुत जल्दी होता है इससे। तो ये जो है एक स्नफ, तो इसका प्रयोग करके जो है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी मनोहर मालगांवकर जी ने जो है वो लिखी है। इनके द्वारा लिखा गया है ये कहानी, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है वो बुद्धि पर आधारित है। एक्चुअली शुरू में हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी का जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा जो है वो थोड़ा कहानी हम लोग सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस कहानी से संबंधित और भी जो बातें हैं वो बताएंगे और फिर एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस की हिंदी समझते हुए पूरी कहानी को हम लोग समझा जाएगा। ठीक, तो कहानी को सुनने से पहले जो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग हैं, पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो दो लोगों का है। एक है हमारे खुद ऑथर और एक जो है वो नानू काका। जो ये नानू काका है ये हमारे ऑथर के मामा है, यानी कि हमारे लेखक साहब के माँ के भाई हैं ये। इसमें और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग हैं। एक सोहनलाल हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और सोहनलाल का जो पुत्र है, जो सन है, उनका नाम है रतिराम। और एक है हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली जो है ये एम्बेसडर है, ये राजदूत है। इनको बहुत बार जो है शॉर्ट में HB कहकर भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑथर खुद हो गए हमारे लेखक, जो नरेटर हैं, जो कि कहानी को लिख रहे हैं, उनकी माँ नानू काका, जो कि मैटरनल अंकल है हमारे लेखक के। एक बार आप लोग के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑथर के नानू काका कौन थे, तो याद रखिएगा मैटरनल अंकल है, मामा है। आगे जब हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसको हम दिखाएंगे, बताएंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वेलफेयर मिनिस्टर लाला सोहनलाल, लाला सोहनलाल का सन रतिराम, और एक एम्बेसडर हजरत बरकत अली। ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए अब कहानी को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब इस कहानी को समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया क्यों गया। इस कहानी को पढ़ने के लिए आखिर दिया क्यों गया, इससे आपको सीख क्या मिलती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व क्या है आपके जीवन में। अगर बोर्ड ने ये स्टोरी आपको पढ़ने के लिए दी है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा। उस रीजन को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ही हमें जो है वो रीजन समझ में आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नानू काका के दिल्ली आने से। नानू काका जो है ये हमारे दिल्ली आते हैं।
यानी कि पूरी की पूरी जो ये कहानी है ये दिल्ली में ही घटित हुई है। ठीक है, तो लेखक की जो माँ है वो लेखक से कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। इस बात को सुनकर के लेखक बड़े परेशान हो जाते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि कुछ बहाना बना दिया जाए कि हम लोग दिल्ली में नहीं है ताकि वो नानू काका से उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन माँ कहती है कि ऑलरेडी जो है वो नानू काका ट्रेन पर बैठ चुके होंगे, इसलिए उनका आना बिल्कुल अब निश्चित है। अब एक बात यहाँ ये है कि आखिर ये ऑथर इतना परेशान क्यों हो जाते हैं जब ये सोचते हैं कि नानू काका आ रहे हैं। तो नानू काका जो है वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, झूठ भी बहुत ज्यादा बोलते हैं और थोड़े ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण लेखक साहब उनसे थोड़ी अपनी दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन क्या किया जाए, नानू काका जो है उनका आना अब निश्चित था और नानू काका जो है वो जिस दिन दिल्ली पहुंचते हैं, लेखक साहब जो है वो खुद नानू काका को लाने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। इस बीच और भी घटनाएं घटती है, उनका जिक्र अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा कहानी। इसको हम लोग पढ़ते समय छोटी छोटी घटनाओं को देखा जाएगा। अब एक बात ये आता है कि आखिर नानू काका दिल्ली आ क्यों रहे हैं। तो नानू काका जो है दिल्ली आ रहे हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, नानू काका जो दिल्ली आ रहे हैं वो दिल्ली आ रहे हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि इन सभी छोटी छोटी बातों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो दिल्ली इनका आने का मेन मकसद है वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना। ठीक है, तो नानू काका जब दिल्ली आ जाते हैं तो हमारे लेखक साहब जो है वो खुद लेकर के जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलाने के लिए हमारे नानू काका को। लेकिन वहां पर वेलफेयर मिनिस्टर से मुलाकात नहीं होती है। इनका जो सेक्रेटरी है वो करीब 2-3 दिनों के बाद का जो है मिलने का समय देता है। लेकिन नानू काका के साथ एक परेशानी है कि वो दिल्ली में 2 ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही रुक सकते हैं। 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक ही वो रुक सकते हैं। सॉरी। तो नानू काका के साथ ये परेशानी कि उनके पास समय नहीं है ना, और उन्हें मिलना है वेलफेयर मिनिस्टर से। नानू काका जब लौट रहे होते हैं तो रास्ते में लेखक साहब जिस कार से अपना आ रहे होते हैं उनके बगल से एक चमचमाती हुई पीली कार जाती है, पीले रंग की कार जाती है, जिसमें गाड़ी चलाने वाला अपना हाथ हिलाते हुए लेखक साहब की तरफ इशारा करता है और जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए वो गाड़ी जो है वो आगे निकल जाती है। नानू काका पूछ बैठते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो लेखक साहब जवाब देते हैं कि यह जो है इसका नाम है रतिराम, मेरे ही सेम डिपार्टमेंट में ये भी काम करता है। नानू काका ऑथर साहब जो है वो अभी प्रोबेशन पर ही है, अंडर सेक्रेटरी के रूप में अभी काम कर रहे हैं और अभी प्रोबेशन पर ही हैं। तो कहते हैं मेरे ही डिपार्टमेंट में ये रतिराम भी काम करता है और ये रतिराम जो है वो लाला सोहनलाल का पुत्र है और लाला सोहनलाल जो है वो दिल्ली में पार्टी के बॉस है। जब इस बात को सुनते हैं तो नानू काका को जो है वो एक अलग ही तरकीब आता है। वो लेखक साहब को अपना असिस्टेंट बना करके लेकर के चले जाते हैं लाला सोहनलाल जी के घर मिलने। लेकिन वहां भी सेम परेशानी, बिना अपॉइंटमेंट के सोहनलाल जी मिलते हैं नहीं। तब उन्हें याद आती है लेखक के द्वारा बताई गई एक बात कि रतिराम का जो है वो सिलेक्शन ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने हजरत बरकत अली का कान भर दिया जिस कारण से रतिराम का सिलेक्शन रुक चुका है। तो नानू काका क्या करते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं। वो जोर जोर से बार बार उन सभी बातों को बोलते हैं जिसमें बार बार जो है वो हजरत बरकत अली का नाम आता है और इस तरह से वहां पर वो अपनी बातों को कहते हैं ताकि सोहनलाल को ऐसा लगे कि हजरत बरकत अली और नानू काका जो है बहुत पहले से एक दूसरे से परिचित है। जब ऐसा एहसास सोहनलाल को हो जाता है तो सोहनलाल खुद जो है वो नानू काका से मिलने के लिए आ जाते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है
सोहनलाल अपनी परेशानी जो है वो नानू काका को बताते हैं और नानू काका कहते हैं कि बिल्कुल आपके सन का सिलेक्शन जो है वो हजरत बरकत अली के यहाँ हो जाएगा। इसके बाद नानू काका अपनी काम की बात करते हैं और वे वेलफेयर मिनिस्टर का जिक्र करते हैं। इस बात को सुनते ही लाला सोहनलाल जो है वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो बहुत ही एहसान फरामोश व्यक्ति है। इस वेलफेयर मिनिस्टर को हम टिकट दिए, इसी को हम जो है वो जिताए ना, मिनिस्टर बनाए। लेकिन जब हम अपने पुत्र यानी कि रतिराम के शादी का प्रस्ताव वेलफेयर मिनिस्टर के पुत्री से भेजे तो इसने साफ इनकार कर दिया। ये निनौर राज्य के किसी राजकुमार से अपनी पुत्री का शादी करना चाहता है और बात यह है कि दोनों तरफ के लोगों ने अभी आपस में जन्म कुंडली भी नहीं मिलाई है। इन सभी बातों के होने के बाद नानू काका जो है वो वापस चले आते हैं और घर आते ही उस दिन बड़े वो सोच विचार में व्यस्त रहते हैं। अगले दिन उनके दिमाग में एक नया प्लान आता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्हें एक नई कार की आवश्यकता थी जिसे वो अगेन अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो है वो हासिल करते हैं। नहीं, वो क्या करते हैं इस बारे में जब हम लोग कहानी जब पढ़ेंगे वहां डिटेल में बताएंगे। और वो पहुंच जाते हैं, अपने आप को ज्योतिषी का भेष में धारण करवा करके पहुंच जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के। वहां पहुंचते हैं तो सेम परेशानी, बिना अपॉइंटमेंट के जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिल नहीं सकते हैं। तो वहां विजिटर बुक में अपना नाम नहीं और ये दर्शा देते हैं कि वो पुश्तैनी ज्योतिष हैं निनौर राज्य के और वो मिलने के लिए आए थे, ऐसा दर्शा करके वहां से वो चले आते हैं। शाम होते होते वेलफेयर मिनिस्टर साहब जो है, और ये क्या करते हैं, विजिटर बुक में लेखक साहब का जो दिल्ली वाला एड्रेस है वो लिख देते हैं। तो शाम होते होते वेलफेयर मिनिस्टर खुद जो है वो नानू काका से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। इन दोनों के बीच बातचीत क्या होती है ये लेखक साहब को पता नहीं चलता है। लेखक साहब केवल इसी बेचारे तनाव में रहते हैं कि किसी दिन वेलफेयर मिनिस्टर को पता चल जाए कि ये नानू काका कभी निनौर राज्य भी नहीं गए हैं तो फिर लेखक साहब का क्या होगा। कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा, इस कहानी में हम लोगों ने ये देखा कि नानू काका जो है वो बार बार अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने आप को परेशानी से बाहर निकालते हैं और अपना काम जो है वो पूरा करते हैं। अपने ट्रिक कहना सही नहीं होगा, अपनी बुद्धि ही कहना सही होगा। अब ये जो कहानी है ये आप लोगों को पढ़ने के लिए दी क्यों गई, इस बात को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही जरूरी है। जो ये कहानी है ये हमें बुद्धि का प्रयोग करना सिखाती है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना सिखाती है। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा भी लगे ये तो बहुत गलत काम नानू काका कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए बात को। इन्होंने जो भी काम किया है वो पॉजिटिवली किया है, पॉजिटिवली निगेटिवली नहीं किया है। दैट मीन्स इन्होंने सबसे पहला यह मिलने के लिए गए लाला सोहनलाल से, ठीक है, ये मिलने के लिए जाते हैं लाला सोहनलाल से। तो जब ये लाला सोहनलाल से मिलने पहुंचते हैं तो उस दौरान इन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि अपना काम करने के लिए इन्होंने दूसरे को हानि पहुंचा दी। दूसरी बार इन्होंने कार का इंतजाम किया, कार का मैनेज किया। कार को मैनेज करने में ये क्या करते हैं, अपनी एक योजना बनाते हैं। उस योजना बनाने में भी इन्होंने जो है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। और तीसरी बार जो इनका मेन उद्देश्य था वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने में भी जो इन्होंने योजनाएं बनाई है उसमें इन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग किया और प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके अपने काम को इन्होंने पूरा किया। इन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इसको निगेटिव कब कहा जाता, जब ये दूसरों को हानि पहुंचाते और अपना काम बनाते। तो ये नानू काका जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने काम को तो अपने आप को तो परेशानी से बाहर निकाला, अपना काम तो उन्होंने किया, लेकिन इस बीच उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। तो यही हमें जो है यह कहानी सिखाती है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें,
नहीं, क्यों ये कहानी हमें दी गई समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार करें कि उस बुद्धि के प्रयोग यानी कि अपनी काम को पूरा करने के क्रम में किसी को हम लोग हानि ना पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह हम लोग अपने जीवन में जो है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अपनी समझदारी का प्रयोग करके, अपने साहस का प्रयोग करके हम लोग परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात हमारे सामने ये आती है कि इस पूरे कहानी में व्हाट इज द रोल ऑफ स्नफ, क्योंकि पूरी कहानी को तो हम बता दिए, लेकिन इस बीच में कहीं स्नफ का प्रयोग ही नहीं आया। नहीं, आखिर नाम क्यों दिया गया इसका स्नफ, आखिर इसका क्या रोल है? तो जब भी हमारे जो नानू काका है, जब भी हमारे नानू काका परेशानी में फंस जाते थे और जब भी कोई योजनाएं बनाते थे, तो वो क्या करते थे, एक चुटकी स्नफ लेकर के सूंघ लिया करते थे। नहीं, एक चुटकी स्नफ लेते थे और सूंघ लेते थे। तो जो ये एक एक चुटकी स्नफ लेकर के सूंघना और योजनाएं बनाना और अपने परेशानियों से बाहर निकलना, ये जो हमारी नानू काका की क्वालिटी थी, इसी क्वालिटी पर जो है इस चैप्टर का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ दे दिया गया है। क्योंकि बार बार स्नफ का प्रयोग करते थे हमारे नानू काका, और उस स्नफ का प्रयोग करके वो नई नई योजनाओं को बनाते थे। ठीक है, इसी कारण से जो है इस चैप्टर का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ दे दिया गया है। जो इन्होंने पूरी कहानी में ये 3 योजनाएं बनाई है, इन तीनों योजनाओं को हम लोग बारी बारी से पढ़ते समय सारा कुछ समझेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मनोहर मालगांवकर साहब हैं, उनके जीवनी को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी लेखक के जीवनी को समझना, क्योंकि बिना इसके हम लोग जो है वो हमारी पढ़ाई जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। नस्वार भी जिसे कहा जाता है, आप वो भी बोल सकते हैं। हालांकि आप लोग समझ ही गए, टबैको का जो है ये बिल्कुल महीन पाउडर होता है जिसे सूंघ करके नशा किया जाता है। तो मनोहर मालगांवकर जिनका जन्म बच्चे लोग 1913 में हुआ, 1913 में जो है ये जन्मे, और इनकी मृत्यु के बारे में तो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो नोट करना चाहे तो नोट कर ले। इनकी मृत्यु जो है वो, हालांकि इस पर भी बहुत डाउट है, लेकिन फिर भी एक जो फिक्स ज्यादातर यूज मिलता है वो है 14 जून 2010 ना, 2010 में इनका जो है वो मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, तो मनोहर मालगांवकर, इनका जन्म जो है 1930 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो यानी कि 97 ईयर के करीब में इन्होंने जो है अपना समय इस धरती पर बिताया। इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट, ये एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अब जरा समझिए, नोवेलिस्ट देखे होंगे किताबों की तरह जो है पूरी एक कहानी से भरी हुई ना बुक, पूरा नोवेल रहता है, यानी कि एक कहानी पर आधारित पूरी बुक। और छोटी छोटी कहानियां, जैसे कि हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। इनके नाम पर 25 से ज्यादा बच्चे लोग पब्लिकेशन है, यानी कि समझ सकते हैं कितने फेमस जो है ये राइटर थे। इन्होंने इनकी जो पढ़ाई जो थी वो पढ़ाई इनकी बॉम्बे से हुई थी। इन्होंने ग्रेजुएशन किया था बॉम्बे से, और इंग्लिश और संस्कृत के ये बहुत अच्छे नॉलेज रखने वाले थे। तो इनकी ज्यादातर जो भी वर्क्स हैं, जो भी रचनाएं हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलती है। और बच्चे लोग, इनका जन्म जो है एक रॉयल फैमिली में हुआ था, कोई गरीब घर के ये नहीं थे। इनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था और इन्होंने जो है वो आर्मी ज्वाइन किया था। आर्मी में ये लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो है ये पोस्ट तक पहुंचे थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने जो है वो आर्मी छोड़ दी थी। करीब 39 के एज में इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया था।
और अपने समय में बच्चों लोग ये बड़े फेमस एक शिकारी भी रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने करीब 8 बाघों को भी मारा था। ठीक है, तो अपने समय के बड़े फेमस शिकारी रहे हैं। ये पार्लियामेंट यानी कि चुनाव भी ये लड़े, लेकिन चुनाव में तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो इनकी जो है वो कहानी इनके जीवन की अच्छी है ना, अच्छे बैकग्राउंड के ये व्यक्ति थे। इनके नाना के जो पिताजी थे वो अपने समय के गवर्नर थे। ठीक, तो अच्छे परिवार के ये जो है वो व्यक्ति थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंगेस ना, और बॉम्बे बिवेयर्स, ये सभी जो है इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका प्रसिद्ध रचनाएं सभी है ना, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस, ये भारत के पार्टीशन पर आधारित है ना, बॉम्बे बिवेयर्स, ये सारा कुछ जो है, और ये जो है वो आर्मी पर आधारित, जो इनका आर्मी में जो अनुभव रहा है उस पर आधारित। देख सकते हैं एक लोगो भी जो है वो उसी तरह का दिया हुआ है, तो उसी पर आधारित जो है ये सारी कहानियां इनकी है। जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इससे ये लिया गया है। फुल ऑफ विट, पूरे तरफ बुद्धि से ये भरा हुआ है, जैसा कि पहले भी बताए हैं आप लोगों को ना। इसमें नानू काका क्या करते हैं, बार बार जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को परेशानी से बाहर निकालते हैं। एडवेंचर, साहसिक कार्यों से भरा हुआ है, साहस भी चाहिए नहीं, जिस तरह से उन्होंने कार हासिल की, सोहनलाल से जाके मिले, वेलफेयर मिनिस्टर से जाके मिले, उन सभी कार्यों के लिए साहस की भी जरूरत है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी, पढ़ने वाले लोगों की जो उत्साह है वो बढ़ता जाता है शुद्धता के द्वारा। शुद्धता, सटीकता, दैट मीन्स कि कहां पर किस घटना का जिक्र करना है, ये मालगांवकर साहब बहुत अच्छी तरह से समझते थे और बिल्कुल उसी तरह से उसका प्रयोग करते थे। द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर नैरेटिव्स, नहीं तो पढ़ने वाले लोगों की उत्साह जो है वो कैसे बढ़ती जाती है, पहला एक्यूरेसी और प्रोफाउंड कॉमेडी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है कि भाई ये पिंच ऑफ स्नफ है क्या, तो पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है, और शॉर्ट स्टोरी भी किस तरह का, कॉमेडी टाइप का, हंसी वाली ये शॉर्ट स्टोरी है। तो पढ़ने वाले लोगों की जो है इंटरेस्ट इस कहानी में क्यों बढ़ती जाती है, पहले तो एक सटीकता, कहां पर किस घटना का जिक्र करना है, और उसके बाद प्रोफाउंड कॉमेडी, बहुत ज्यादा हंसी वाली बात जो है इसमें जिक्र किया गया है, जो कि मालगांवकर साहब के विवरण के द्वारा इसमें हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस कहानी के खुद जो है विवरण करता हमारे लेखक साहब ही है, मनोहर साहब ही है, यानी कि जो कहानी के लेखक हैं नहीं वो हमारे मनोहर मालगांवकर साहब, और जो खुद इसमें रोल भी प्ले कर रहे हैं वो भी मनोहर मालगांवकर साहब। ठीक है, तो ये पूरी तरह से जो कहानी है वो कॉमेडी वाली कहानी है। ये जो कहानी है ये कहानी है हमारे नानू काका से संबंधित, बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करके वो अपने आप को परेशानियों से बाहर निकालते हैं, इन सभी चीजों से संबंधित ये कहानी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ने में बच्चे लोग बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। और हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं कहानी की। तो क्या कहते हैं लेखक साहब, जरा गौर कीजिएगा, एक एक चीज, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। आप लोग जो है वो अपने जो वर्ड मीनिंग का नोटबुक है उसको सामने रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। देखिए, हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, आप अपने ग्रामर को जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं नहीं, लेकिन बिना वर्ड मीनिंग के उस ग्रामर का आखिर क्या यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली ये बात है। जिस तरह से मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर है। जिस तरह से आप मैथ बना करके उस फॉर्मूलाज को अच्छी तरह समझते हैं उसी तरह से हमारा लिटरेचर है। फॉर्मूला रट लेने से आप मैथ बनाने में जो है वो एक्सपर्ट नहीं होंगे।
उसी तरह से केवल ग्रामर पढ़ लेने से आप इंग्लिश लैंग्वेज के अच्छे नॉलेज वाले नहीं कहे जाएंगे। तो लिटरेचर को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं पहले नंबर सेंटेंस पर। मदर्स अनाउंसमेंट, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एपिस्ट्रोफे एस का प्रयोग किया गया है। जहां भी एपिस्ट्रोफे एस आता है चलो इसका अर्थ का, के, की, जो भी हो अपने जरूरत के हिसाब से। तो मदर्स अनाउंसमेंट सुकमी, माँ की अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा ने, शुकमी, शेक मतलब होता है हिलाना, उसका टेंस चेंज किया गया है। तो माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। लेखक साहब कहते हैं कि माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। अच्छा, माँ ने कहा क्या भाई, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उसने कहा। ठीक है, ये नरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेंटेंस को किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, किस तरह से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को स्प्लिट करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग नरेशन में सीखेंगे। ये लिखने का एक तरीका है। अब जैसे ये बात है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नहीं इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे नरेशन पढ़े हैं वो जानते हैं। शी सेड नानू काका इज कमिंग, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन सेंटेंस को लिखने का एक तरीका है जो कि क्या कर दिया गया है ना, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसको बाद में लिख दिया गया है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे नरेशन के सेंटेंसेस को, तो इस तरह से सारे स्प्लिट को हम लोग देखेंगे कब कैसे कहां स्प्लिट किया जाता है। पहले सेंटेंस क्या हो गया चलो, मदर्स अनाउंसमेंट सुकमी, माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, यानी कि माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। और यह बात सुनकर के लेखक साहब बिल्कुल हिल गए। सेकंड नंबर में देखा जाए, ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान। देखिए चलो, एक्सक्लेमेशन नहीं बनाया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो ओह माय गॉड आई सेड, आई कौन है यहाँ, हमारे लेखक साहब हैं। कहते हैं कि मैंने कहा हे भगवान ना, हे मेरे भगवान। कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर, ये वायर बच्चे लोग तार मत समझिएगा, जो हम लोग बिजली के लिए प्रयोग करते हैं। ये तार पहले के समय में शायद आप लोग इसके बारे में सुने भी बहुत कम होंगे। तो पहले जो है वो चिट्ठी का एक स्पीड वाला फॉर्म होता था, जैसे स्पीड पोस्ट किया जाता है, तो उससे भी तेजी से किसी खबर को पहुंचाना हो तो वायर का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय हिंदी में तार कहा जाता था। तो कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम लोग नानू काका के पास तार नहीं भेज सकते हैं। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए भाई, वी आर लिविंग, हम लोग यहां से जा रहे हैं। दैट, क्योंकि आई एम ट्रांसफर्ड, मेरा तबादला हो गया है। और समथिंग, या कुछ इस तरह की बात हम लोग कह करके नानू काका के पास नहीं भेज सकते हैं, ताकि नानू काका यहाँ ना आए। माँ कहती है नो डियर, नहीं प्रिय। मदर सेड, माँ ने कहा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, निश्चित रूप से वो ट्रेन पर बैठ चुके होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग, बहुत जगह जो है ये कंफ्यूजन पैदा करता है। बिसाइड का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि बगल में, और बिसाइड्स जब इसमें एस जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है के अलावा। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, सी एडेड रीअश्योरिंगली, वो आश्वासन देते हुए और बात जोड़ करके कहती है। ही सेज, वह कहते हैं, नानू काका कहते हैं, ही कैनॉट स्टे हियर, वह यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से ज्यादा वो यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। माँ जो है जितनी बात कहती है उस बात में ये भी बात जोड़ करके कहती है कि 2 या 3 दिन से ज्यादा नानू काका यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। नंबर 4 में देखा जाए, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, आखिर वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं दिल्ली। इन दिस हिट, इस गर्मी में, नहीं याद रखिएगा पूरी कहानी जो है वो दिल्ली में घटित हो रही है। नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 5, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, गौर कीजिएगा, सी का मतलब यहां पर मिलना है। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। ठीक है, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। नंबर 6, व्हाट, इंटरजेक्शन के रूप में इस वर्ड का प्रयोग किया गया है।
आप लोग को पता थे इंटरजेक्शन के जो वर्ड सीमित हैं केवल उतना ही नहीं है, मॉडर्न समय में अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत सारे वर्ड्स को जो है इंटरजेक्शन के वर्ड्स में बदल दिया गया है और उसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क दे दिया जाता है। तो व्हाट, क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब है ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि वो यहाँ पर सप्ताह भर रहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य के रूप में बोल रहे हैं, इसका मतलब कि क्या वो यहाँ पर सप्ताह भर रहेंगे? क्यों भाई? मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मिनिस्टर लोगों से मिलते ही नहीं है। फॉर वीक्स, सप्ताह तक नहीं मिलते हैं। मंथ्स, महीनों तक नहीं मिलते हैं। ओह माय गॉड, ये मेरे भगवान। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में हम लोगों ने क्या देखा कि माँ जो है वो नानू बताती है लेखक साहब को कि भाई नानू काका आ रहे हैं। इस बात को सुनकर के लेखक बड़े परेशान हो जाते हैं। नहीं, कहते हैं भाई कि किसी तरह से हम लोग वो तार उनके पास भेज दे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन माँ कहती है कि भाई जब तक तार वहां पहुंचेगा तब तक वो ऑलरेडी ट्रेन पर बैठ चुके रहेंगे, तो तार भेजने से कोई फायदा नहीं। फिर लेखक साहब कहते हैं भाई कि आखिर वो आ क्यों रहे हैं? नहीं, तो कहते हैं कि भाई यहाँ किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। और यहाँ जो है वो माँ ये भी कहती है कि 2 या 3 दिन से ज्यादा रुकेंगे नहीं। लेकिन लेखक साहब चूंकि पहले भी बताए हैं अंडर सेक्रेटरी अभी प्रोबेशन पर हैं, तो नेताओं के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं नेता लोग तो सप्ताह भर महीना भर लोगों से मिलते नहीं है, मतलब कि एक सप्ताह एक महीना वो नानू काका यहीं रह जाएंगे। तो इस बात को सुनकर के लेखक साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। और आने के कारण नानू काका के आने के कारण लेखक साहब परेशान क्यों है ये भी बताएं। बड़े बुद्धिमान तरह के व्यक्ति हैं ये नानू काका ना, और बेचारे ज्यादा बुद्धिमान लोग के साथ रहने पर जानते हैं कुछ ना कुछ परेशानी होती ही रहती है। तो इस तरह से जो है 6 नंबर तक की बातें हम लोग आज समझते हैं। नेक्स्ट जो है 6 से आगे की बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छी तरह सारी चीजें जो है वो समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, फोन नंबर आप लोग के पास है, अपना कॉल करके जो है वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं।